हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी आपका स्वागत करता हूं वेदांतुज 9-10 चैनल पे। तो दोस्तों आप में से अगर किसी भी बच्चे की या आपके जानने वालों में से किसी भी बच्चे की मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है इस साल, तो ऐसे वो कौन से 30 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज के सेशन में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यही है आज के सेशन का मोटो कि कौन से वो 30 क्वेश्चंस हैं, कौन से वो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कर लेने से आप कंपार्टमेंट का एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो, आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहना और देखना कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपको करके जाने हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो। और अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जिसकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है, उसको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो इजीली अच्छे से मतलब पास हो जाए उस एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ये मेरे इस पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है बच्चों, है ना। आप लोग देख सकते हो कि आज हम कौन सा वाला कर रहे हैं। आज अपन ये वाला चीज कर रहे हैं। इससे पहले के सारे सेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट 10th जून को मेरा ये सेशन है, 11th को ये है, 11th जून को मेरा एक और सेशन है ये वाला। तो अगर आप लोग इनमें से कोई भी वीडियो देखना चाहते हो या फिर कोई चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हो, किसी भी चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, या फिर आपके पास नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, क्लास 9th में अगर आप हो, तो कोई भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसका प्लेलिस्ट बन चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। उन प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। जो भी टॉपिक आपको समझना है, जो भी चैप्टर आपको समझना है, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कौन से वो 30 क्वेश्चन हैं जिनको कर लेने से फतेह हासिल हो सकती है। चैप्टर वाइज बात करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपके पास रियल नंबर। तो अगर मैं रियल नंबर में बात करूं, रियल नंबर में ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, रियल नंबर में इस टाइप का जो क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number that divides this and this, leaves a remainder of 5 and 7 respectively। तो देखो, अगर आपको बेसिक समझना है ना इनका, तो बेसिक समझने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाओ, पुरानी वीडियोस को चेकआउट करो, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन अब डिटेल में समझने की दिन नहीं है। आपको क्या करना है, अब यहां पे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे कर रहे हैं। तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो जो 2 नंबर आपके पास दिए गए हैं या 3 नंबर आपके पास दिए गए हैं, अगर उनसे बड़ा नंबर कोई आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है, और अगर उनसे छोटा नंबर कोई आपको फाइंड आउट करना है तो आपको एलसीएम निकालना है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर क्या दे आपके पास, 5 और 7। ठीक है, सॉरी, बड़ा अगर आपको निकालना है तो एलसीएम, बड़ा अगर निकालना है तो एलसीएम, और छोटा नंबर अगर आपको निकालना है तो एचसीएफ। ठीक है, तो ये चीज है एचसीएफ। आप यहां पे इस चक्कर में मत फंसना कि लार्जेस्ट लिखा है या मैक्सिमम लिखा है, इस चक्कर में नहीं। उन 2 नंबर से बड़ा नंबर अगर आप निकालना चाहते हो तो एलसीएम, उन 2 नंबर से छोटा नंबर अगर आप निकालना चाहते हो तो एचसीएफ। डिटेल में बताया गया है, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो भी 2 नंबर दे रखे तो आप सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर, लेट द लार्जेस्ट नंबर बी एक्स। वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास एक्स। अब अगर मैं एक्स से 2053 को डिवाइड करूं, 2053 से अगर मैं x को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 5। और अगर मैं x से 967 को डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है 7। अब क्या करना है आपको, आपको ये क्लियरली दिख रहा है x क्या है डिनोमिनेटर में, मतलब इन दोनों नंबर से छोटा होगा। छोटा नंबर आता है ना डिनोमिनेटर में जब हम डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों से छोटा नंबर निकालना है, छोटा नंबर। और छोटे नंबर के केस में क्या होता है, एचसीएफ निकालना है। तो इतनी कहानी मुझे समझ में आ गई, मुझे एचसीएफ निकालना है। पर कैसे निकालना है, सबसे पहले जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है उसको सबट्रैक्ट कर दो, उसको माइनस कर दो। तो अगर मैं 2053 में से 5 अगर मैं घटा दूं तो 2048 बच जाएगा। और यहां पे अगर मैं
967 से 7 घटा दूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास बेटा, 960 बच जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो दो नंबर मेरे पास बच गए हैं 960 और 2048, इन दोनों का HCF निकालना है। और दोनों का HCF मैं कैसे निकालूंगा समझते हैं। 2048 अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 10 करके देख सकते हो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2048 को ऐसे पहले 2 से डिवाइड करो 1024, फिर 2 से डिवाइड करो 5, है ना 1 2, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। फिर दूसरा नंबर था आपके पास 960। 960 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 480, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 240, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 120, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 60, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 30, फिर 2 से डिवाइड करूं तो 15, फिर 3 से डिवाइड करूं तो 5, और फिर 5 से डिवाइड करूं तो 1। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5। और HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो चीज कॉमन है, इन दोनों में जो चीज कॉमन है, तो 2 की पावर 6 यहां भी है और यहां पे भी आपके पास 2 की पावर 6 होगी ना, 10 बारी 2 है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 4। तो दोनों में 2 की पावर 6 है, तो HCF क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा 64। तो इन दोनों का जो HCF है यानी कि वो 64, x क्या है, x क्या है 64। तो 64 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने पे 5 और 7 रिमाइंडर छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि 3 बेल है, तीनों की तीनों बेल वो 6 AM पे स्टार्ट की गई। अब मान लो एक बेल है A, एक है B और एक है C। A जो है वो हर 4 मिनट में क्या है, रिंग करती है, बजती है, और B जो है वो हर 7 मिनट में बजती है, और C जो है वो हर 14 मिनट में क्या है, बजती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि वो तीनों की तीनों बेल, एक तो 6 बजे उन्होंने स्टार्ट किया, तीनों बेल एक साथ बजी, अब नेक्स्ट वो कब बजेंगी एक साथ। तो आपको एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूं। अगर पहला बेल उनका 6 बजे है तो दूसरा क्या होगा, 6 से बड़ा कोई नंबर होगा, 6 बजे के बाद होगा ना, यानी कि बड़ा नंबर फाइंड करना, और बड़ा नंबर कब निकालना होता है तो क्या करना होता है, LCM। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं 7 इंटू 1, और 14 को मैं कैसे लिख सकता हूं 7 इंटू 2। अब देखो इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को LCM HCF निकालना आता है, क्योंकि बेटा अगर अभी भी नहीं आता तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। LCM HCF निकालना तो शायद आप लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए, ठीक है ना, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। तो अगर मैं बात करूं इनके LCM की, तो LCM क्या हो जाता है बेटा, LCM यहां पे क्या है आपके पास 2, मतलब 2 की पावर 2 है ना, यहां पे क्या है 7, तो वो सारे नंबर लिख लो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और उनकी हाईएस्ट पावर लिख लो। 2 की हाईएस्ट पावर 2, 7 की हाईएस्ट पावर 1, सो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाता है 28। यानी कि दूसरा जो बेल है वो कब बजेगा, 28 मिनट बाद। तो अगर पहली बेल 6 बजे बज रही है 6 AM पे, तो 28 मिनट बाद यानी कि 6:28 AM पे वो दूसरा बेल उसका रिंग करेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पॉलिनोमियल चैप्टर से। थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, और रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 5x² प्लस 8x माइनस 4, है ना, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले आपको जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकालोगे बेटा, जीरोस निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता है 5x² एज इट इज, है ना, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना आता है -4 है, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, -20। अब ये -20 जो है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 10 और 2 में, 10 इंटू 2 क्या होता है 20 होता है। तो और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, मिडल टर्म के इक्वल, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मैंने लिख दिया 10x माइनस 2x और -4 एज इट इज इक्वल्स टू किसके, 0 के। तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखूं तो 5x कॉमन आ जाता है, और यहां पे कितना बचेगा x प्लस 2, और लास्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं देखूं तो -2 कॉमन आ जाता है और बचेगा कितना x प्लस 2, बराबर किसके, 0 के। ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, x प्लस 2 है,
तो x प्लस 2 लिख दो। यहाँ पे क्या है आपके पास 5x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा -2 बचेगा, बराबर किसके 0 के। तो x प्लस 2 एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा -2। और एक बार अगर 5x - 2 को मैं 0 के इक्वल रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है -2 और -2/5। ये दो वैल्यूज आ गई है। किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, ताकि हम रिलेशन को वेरीफाई कर सके। ठीक है, ताकि हम जो रिलेशन है इनके बीच का वो वेरीफाई कर सके। तो अल्फा कितना है मेरे पास बेटा -2 और बीटा कितना है मेरे पास 2/5। ठीक है, तो अब अगर मैं सम वाला रिलेशन, सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है -b/a के। देखो आप लोगों की, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसकी कंपार्टमेंट आई है, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें आती होंगी। मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझाने नहीं आया हूं, क्योंकि बेसिक समझने का समय नहीं है, है ना। कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम होगा, तो आपको बस मैं क्वेश्चंस बताने आया हूं कि ऐसे क्वेश्चंस कर लो, इनके जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a के, तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू कितनी है 2/5। ठीक है, अगर मैं बात करूं LHS की, तो पहले LHS से शुरुआत करते हैं। -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा -10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो -8/5 आपके पास बच जाएगा LHS में। अगर मैं बात करूं RHS की, तो RHS में क्या है आपके पास, RHS में है आपके पास -b/a। b कितना है बेटा 8, तो ये कितना हो जाएगा -8, a कितना है 5, तो -8/5 आ गया। दोनों के दोनों बराबर आ गए, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों, मतलब ये रिलेशन क्या है वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपना रिलेशन क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा c/a के इक्वल होता है। तो अगर शुरुआत करें LHS से, तो अल्फा कितना है 2 -2 और बीटा कितना है 2/5। सो -2 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा -4/5। और RHS कितना है आपके पास, RHS है बेटा कितना c/a, c की वैल्यू कितनी है -4। प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना, और a कितना है 5। तो देखो यहां पे भी LHS और RHS इक्वल आ गया, तो आप लिख दोगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यही है ना, या क्या कहता है, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसका एक 0 दूसरे के क्या है 7 टाइम्स है। यानी कि अगर एक 0 को मैंने अल्फा मान लिया, तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा मेरे पास 7 अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों जीरोस का सम, अल्फा प्लस 7 अल्फा, दोनों जीरोस का सम किसके इक्वल होता है -b/a। तो b कितना है बेटा यहाँ पे -8 -b, माइनस साइन एक आता है ना अपॉन a कितना है बेटा 3। तो अल्फा की वैल्यू एज इट इज 7 अल्फा एज इट इज, तो अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना हो जाएगा 8 अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 3। 8 से 8 कैंसिल कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/3। अगर अल्फा आपके पास 1/3 आ गया है, अगर अल्फा आपके पास 1/3 आ गया है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल होता है c/a। c कितना है बेटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, x वेरिएबल ना हो, कहीं कुछ बच्चे सोचते हैं k वेरिएबल है, ठीक है, अपॉन 3। नाउ 7 अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2k + 1 डिवाइडेड बाई 3। सो 7 इंटू अल्फा की जगह पे मैंने 1/3 सब्सटीट्यूट कर दिया, 2k + 1 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 1/9 इक्वल्स टू 2k + 1/3। 3 से कैंसिल करोगे इसको 3 बचेगा, 7 इधर छोड़ दो, 3 को इधर भेज दो। सो 3 इंटू 2k + 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6k + 3। सो 3 को अगर मैं इधर भेज दूँ, सो 7 - 3 इक्वल्स टू 6k। सो इट विल बी 4 इक्वल्स टू 6k। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/6 इक्वल्स टू k
तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3। तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा 2/3, और यही वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है जी, फिर दोबारा से बेटा बेसिक समझाने नहीं आया हूं मैं बस आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताने आया हूं, क्योंकि साल भर पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, है ना। चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ना एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा 1 मार्क्स में। इफ द लाइंस गिवन बाय 3x + 2ky = 2, आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन है, एक है 3x + 2ky, और इस 2 को अगर मैं RHS से LHS में ले आऊं, यहां से यहां ले आऊं, तो -2 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 5y + 1 बराबर किसके 0 के। दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस यानी कि कितने सॉल्यूशन इनके, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, A1/A2 बराबर होता है किसके, B1/B2 के, पर C1/C2 के वो बराबर नहीं होता है। तो A1 कितना है बेटा 3, A2 कितना है बेटा 2, बराबर है किसके, B1 कितना है बेटा 2 के, B2 कितना है बेटा 5, बाकी C1 C2 से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नॉट इक्वल है। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सो 3 × 5 डिवाइडेड बाई 1 2 पहले से था, ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा, तो बराबर किसके, k के। तो 15/4 जो होगा वो k की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास दो इक्वेशन दी गई है, 2x + 3y = 12। एक इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y बराबर किसके है, 12 के, और दूसरी इक्वेशन है x - y = 1। सबसे पहले बोला गया है कि आप इनका ग्राफ ड्रॉ करो, तो इनका ग्राफ ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, पहली इक्वेशन में 9th ग्रेड में सीखा था, x की कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 अगर मैं x की जगह पे रख दूं तो x = 0 + 3y = 12, तो 2 × 0 ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 3y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो अगर x 0 है तो y कितना है आपके पास, 4 है। अच्छा, अब एक बार y को 0 रख दो, तो अगर मैं y को 0 रख दूं तो 2x + 3 × 0 बराबर किसके, 12 के। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो x कितना आ गया आपके पास, 6। y, तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया इसका 0,4, और एक आ गया आपके पास 6,0। तो वैसे ही आप आपकी ये जो इक्वेशन है इसकी भी वैल्यूज निकाल लोगे, तो एक आ जाएगा आपके पास x 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, और अगर आप y 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सॉल्व करके फिर आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना है। मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूं। ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये दो लाइंस का ग्राफ बनेगा ऐसा सा। अब आपको ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया, आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ब्लैक पेन से लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एज इट इज, बेस कितना है बेटा, बेस है आपका यहां से लेके यहां तक। तो देखो एक यूनिट ये हो गई, और ये ऊपर कितनी यूनिट है, 4 यूनिट ऊपर है, 1 यूनिट नीचे है, तो टोटल बेस कितना हो गया, 5 यूनिट। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3 यूनिट। तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 3, यानी कि 15/2, और 15/2 कितना हो जाता है आपके पास, 7.5 यूनिट्स। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है अगर करोगे ढंग से तो। अब देखो, कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जहां पे आप किताब के ना कुछ पैसे देते हो। जब आप बुक्स लोगे तो कुछ पैसे देते हो, तो एक तो होता है फिक्स चार्ज और एक पर डे के हिसाब से चार्ज। तो उस लाइब्रेरी में लेट जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो है, लेट द फिक्स चार्ज जो है वो मैंने कितना मान लिया है, x रुपीज मान लिया है। और पर डे के हिसाब से चार्ज, पर डे चार्ज वो कितना मैंने मान लिया है बेटा, वो मैंने मान लिया है y रुपीज मान लिया है। पर डे के हिसाब से चार्ज कितना मान लिया, y रुपीज। अब दो लड़कियां हैं, एक है सरिता और एक है स्वाति। तो
तो सरिता टोटल कितने 27 रुपए देती है, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए 27 रुपए देती है, कितने दिन के लिए। और ये जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है। मतलब अगर आपने 7 दिन के लिए किताब ली है तो 3 दिन के वो इस तरीके से डिवाइडेड होगा, 3 दिन का चार्ज और 4 दिन का चार्ज अलग। तो 3 दिन का जो चार्ज होगा वो तो x रुपए होगा। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि चाहे आप 1 दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो, 3 दिन के लिए रखो, आपको इतने देने ही देने हैं। तो ये तो है फिक्स चार्ज। प्लस 4 दिन का चार्ज, 1 दिन का चार्ज अगर y रुपीज है तो 4 दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, 4y रुपीज हो जाएगा। तो वो किसके बराबर है बेटा, वो बराबर है किसके, 27 के, स्वाति का। फिर दूसरा क्या है आपके पास, शशि ने 21 रुपए दिए, कितने दिन के, 5 दिन के। अब 5 डेज का जो है, 5 डेज का जो है वो कैसे डिवाइड होगा, 3 डेज का अलग, 2 डेज का अलग। तो 3 डेज में यानी कि x रुपीज और 2 डेज में 1 दिन का y रुपी, तो 2 दिन का 2y रुपीज, और टोटल कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास बन गई है। इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप। x + 4y बराबर 27 के, x + 2y बराबर 21 के। देखो बेटा, किसी भी बच्चे को अगर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत होगी तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लेना, और इनको अगर बेसिक्स में किसी को भी दिक्कत है तो उन पुरानी वीडियोस को जाके देखो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो बेसिक कराने अगर मैं बैठूंगा तो एक ही चैप्टर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। और अगर y आपके पास 3 आ गया तो अब आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। x + 2y किसके बराबर था, 21 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 21। सो x + 6 बराबर किसके, 21 के। 6 को अगर उधर भेज दो तो x = 21 - 6, और 21 - 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 15। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, चल अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 से। कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर -4 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है -4, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट से। ध्यान से समझो, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, x² + 2x + 4p बराबर किसके, 0 के। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है कितना, -4। तो x की वैल्यू कितनी बता रखा है, -4। तो -4 अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, +2 × -4 प्लस 4p बराबर किसके, 0 के। -4 का स्क्वायर करोगे 16, -4 × 2 -8 हो जाएगा, प्लस 4p बराबर किसके, 0 के। तो 8 + 4p बराबर किसके, 0 के। तो 4p की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -8। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो p कितना है आपके पास, -2। अब अगर p आपके पास -2 है तो इस इक्वेशन में p की वैल्यू -2 लगा दो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, x² एज इट इज, ये दूसरी इक्वेशन है, पर p की वैल्यू तो वही रहेगी ना, -2x 1 + 3k + 7 × 3 + 2k बराबर किसके, 0 के। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो आपको पता है इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब आपका d 0 होता है। और d क्या होता है, b² - 4ac, ये किसके बराबर है, 0 के। अब यहां पे सबसे पहले a, b और c। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, कितना हुआ, 1। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, x को छोड़ के जो भी नंबर लिखा हुआ है क्या है, -2। प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी तो फिर। और c क्या है, ये पूरा का पूरा, c क्या है, 7 × 3 + 2k। तो आप सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज को लिख लो। जब आपने अलग से इनकी वैल्यूज को लिख लिया ना, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। b की जगह पे कितना है, -2 × 1 + 3k का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 × a कितना है बेटा, a है 1, c कितना है बेटा, c है ये 7 × 3 + 2k = किसके, 0 के। -2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 + 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, -7 4 = 28, 3 + 2k बराबर किसके बेटा, 0 के। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर मैं करूं तो ये यहां पे 4 एज इट इज,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी क्या है 3k, 3k का स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 3 इंटू 2 6k माइनस 28 इंटू 3 कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 28 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 8 3 24, 2 कैरी और 84 हो जाएगा, और 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 56 के बराबर किसके 0 के। यहां भी ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत है आपको, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 4 इंटू 9 यानी कि 36k स्क्वायर। ठीक है, और क्या था 4 इंटू 6 यानी कि 24k प्लस 24k, आगे क्या था माइनस 84 माइनस 56 माइनस 84 माइनस 56k बराबर किसके 0 के। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूं तो 36k स्क्वायर तो एज इट इज, ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, 24k माइनस 56k यानी कि माइनस 32k हो जाएगा, और माइनस 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 88 बराबर किसके, सॉरी माइनस 80 बराबर किसके 0 के। ठीक है, अब यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 10, सही कर रहे हैं ना भाई, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास k की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके पास, ये 20 अच्छा हाँ 4 जब आप कॉमन लोगे तो ये 20 हो जाएगा, 4 जब आप कॉमन लोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 20। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो भी मेथड आपको आता है उस मेथड से सॉल्व करोगे तो k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों वैल्यूज सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आता है, क्या बोला गया है, 2 टैप्स है। ठीक है, मान लो एक टैप है A और एक टैप है B। क्या कहता है, दोनों के दोनों जब एक साथ खोले जाते हैं तो वो कितना टाइम ले लेता है, टोटल 17/8 आवर्स में वो पूरा का पूरा एक टैंक कंप्लीट टैंक फिल कर देता है। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं, 8 और 7 15/8 यानी कि इतने घंटे में वो पूरा का पूरा एक टैंक फिल कर देते हैं। तो एक घंटे में 1 आवर में 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, इतना पार्ट टैंक का फिल होता है। मतलब समझो अगर ये टैंक है तो एक घंटे में तो वो पूरा का मतलब इतने घंटे में क्या है, वो पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ 1 आवर की, तो एक घंटे में वो कितना, मान लो इतना पार्ट फिल होता है, और ये पार्ट कितना है, एक घंटे में 8/15 पार्ट फिल होता है। अगर मैं दोनों टैप्स को एक साथ खोलूं तो आपको बस एक घंटे का निकालना है कि एक घंटे में अगर मैं दोनों टैप्स को एक साथ खोलूं तो कितना टाइम लगेगा। अब आगे क्या कह रहा है कि एक थोड़ा मोटा है एक थोड़ा छोटा है, तो इट टेक्स 2 आवर लेस देन द टैप विद द स्मॉलर वन। अब मान लो ये अगर x आवर्स लेता है अकेला, अगर मैं इसको खोलूं तो ये x घंटे में उसको पूरा के पूरे टैंक को फिल कर देता है। कितने टैंक को, एक टैंक को। तो एक घंटे में कितना फिल करेगा बेटा, ये x को इधर भेज दो 1/x हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं टैप B की बात करूं तो ये x-2 घंटा लेता है, 2 घंटा क्या करता है, कम लेता है, और ये कितना पार्ट फिल करता है, पूरा का पूरा टैंक फिल कर देता है इतने घंटे में। अगर मैं बात करूं 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 1 आवर में कितना, 1/x-2। अब समझो एक घंटे में ये कितना फिल करता है, इतना, और ये एक घंटे में कितना फिल करता है, इतना। तो अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूं तो उसने, मतलब ये टैप A ने 1/x पार्ट फिल किया, टैप B ने 1/x-2 पार्ट फिल किया एक घंटे में, और दोनों को एक साथ अगर खोला जाए तो वो कितना पार्ट फिल कर रहे हैं, दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो कितना पार्ट फिल हो जाएगा दोनों का, 8/15। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो 1/x प्लस 1/x-2 बराबर 8/15 के, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास x इंटू x-2, और ये x-2 इधर और ये इधर, बराबर में 8/15
सो x प्लस एक्स हो जाएगा बेटा 2x माइनस 2 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8/15। इधर उधर भेज दो, सो 15 इंटू 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30x, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, 8 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 इंटू 2 16x। अब सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो, सब कुछ उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। इधर तो बच गया बेटा 0, 8x स्क्वायर माइनस 16x पहले से था, माइनस 30x इधर आ जाएगा, प्लस 30 ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 0, 8x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 30 माइनस 46x प्लस 30 बराबर 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 4 आ रहा है क्या, 4 नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 15 बराबर किसके 0 के। 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपके पास ये। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, वो आपको आता है। किसी भी मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे, देखो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, किसी भी मेथड से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक 3/4 और एक 5 आएगी। अब समझो, जब मैं x को 3/4 लेता हूं तो दूसरा टाइम क्या था मेरे पास, x माइनस 2 था। तो 3/4 माइनस 2 अगर मैं करके देखूं तो 3 माइनस 8, 4 इंटू 2 कितना होता है 8/4। तो ये दूसरे वाले टैप का टाइम कितना आ रहा है -5/3। अब क्या कभी टाइम नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये वाला जो टाइम है ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये दूसरा वाला नेगेटिव दे रहा है। और जब मैं x की वैल्यू को 5 सब्सटीट्यूट करूंगा, दूसरी वैल्यू 5 थी, तो दूसरा वाला टाइम कितना था x माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो ये दोनों के दोनों टाइम वैलिड है, तो इस वजह से x की सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, वो क्या है, सिर्फ 5। ठीक है, सिर्फ 5 रहेगी। ओके, ऐसे यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सारा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं एपी की, उसने बोला है फाइंड इफ 100 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। क्या इस एपी की कोई टर्म 100 होगी? तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास 25। अगर मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 28 माइनस 25, 28 माइनस 25 यानी कि 3। अब ए एन की बात बोली गई है, कितना है 100 है। तो अगर ए एन का फॉर्मूला मैं लगाऊं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना है अपने पास 100, ए कितना है बेटा 25 और प्लस एन, एन कितना है अपने पास निकालना है -1, डी कितना है 3। 25 को इधर शिफ्ट कर दो, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 100 माइनस 25 कितना होता है 75। 3 को इधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 25, 25 इक्वल्स टू एन माइनस 1। -1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो 25 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। तो एन कितना है 26। तो अगर कभी आपको ऐसा निकालना होता है कि क्या ये इस एपी की टर्म है या नहीं, तो आप एन की वैल्यू निकाल लो। अगर एन फ्रैक्शन में आता तो नहीं होती, और एन अगर आपके पास ऐसा आ गया, एक नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ दिस सीरीज इज इतना, आपके पास एक एपी दे रखा है और उस एपी का सम जो है इतना है, यानी कि एस एन आपको दे दिया गया है कितना 60100। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा a2 माइनस a1 यानी कि 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना है 3 है। तो आपको n निकालना है। अब आपको पता है बेटा एस एन का एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला होता है। सुंदर सा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन मैंने अगर सब्सटीट्यूट कर दिया कितना है 60100। n मुझे निकालना है डिवाइडेड बाई 2,
2 इंटू ए कितना है बेटा, ए है मेरे पास 2, n मुझे पता नहीं, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3 है। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज दो, 0 0 2 0 12, ये आ जाएगा n 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू n कितना हो जाएगा 3n माइनस 3। ठीक है, थोड़ा और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 120 200 इक्वल्स टू n और 4 माइनस 3 1 प्लस 3n ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए 1 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 इक्वल्स टू n इंटू 1 n और n इंटू 3n स्क्वायर। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120 200। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। और मिडल टर्म मैं आपको बता देता हूं, जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 601 और 600 ये दो, 601n माइनस 600n ऐसे कर देना, तो आपके पास ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। और जब आप इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे तो आपके पास n की दो दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 200 और एक आएगा 601/3। तो n की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ हम 200 लेंगे। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, 601/3 है ना, तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। सिर्फ n की वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर होता है। तो n कितना आ जाएगा आपके पास 200। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेंदी है बट क्या ही कर सकते हैं। अरे ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल ले। तो देखो बेटा, कभी भी अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो आप बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हो। और बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, बीपीटी थ्योरम कहता है कि जो भी ये अपॉन ये है ये किसके बराबर होगा, ये अपॉन ये के। तो यानी कि x अपॉन x प्लस 1 ये किसके बराबर होगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर, सो x इंटू एक्स प्लस 5 किसके बराबर होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर होगा। सो x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 5x बराबर, x को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1x, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब इधर से उधर भेजोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या है आपके पास 5x एज इट इज। ठीक है, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, और जब ये RHS से LHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 3 ओनली, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, सिर्फ 3 आ गई है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बट इस क्वेश्चन के आने के चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना। कह रहा है कि भैया आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC, A B और C। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है आपके पास PQR, PQR। ठीक है, इसका जो मीडियन है वो क्या है, AM है, और इसका जो मीडियन है, इसका जो मीडियन है AD है। इसका जो मीडियन है वो क्या है, AD है, और इसका जो मीडियन है वो क्या है, PM है। तो अब आपके पास बोला गया है क्या कि गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन में दिया गया है कि द साइड AB BC एंड मीडियन AD, जो AB है साइड, BC है साइड, और मीडियन जो है AD, ये प्रपोर्शन में है किसके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ QR एंड मीडियन PM। PQ QR और जो मीडियन है PM, इनके क्या है, प्रपोर्शन में है, यानी कि ये रेशो क्या है, इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ABC
और ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आप अपने सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ये जो इधर वाला ट्राइंगल है और इधर वाला ट्राइंगल है, यहीं पे मैं इसको समझा देता हूं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूं तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक चीज दिख रही है क्या, अच्छा ये मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब है ये दोनों चीजें क्या है, आपस में इक्वल है ना, ये मीडियन का मतलब होता है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखो आपके पास BC अपॉन क्यू आर है, BC अपॉन क्यू आर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ BD, क्योंकि ये दोनों बराबर है। BC को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ BD, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। अगर ये x है ये भी x होगा, तो ये BC क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, BD के क्या है, ये 2 टाइम्स है। उसी तरीके से मैं QR को 2 टाइम्स ऑफ QM लिख सकता हूं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये BC अपॉन QR किसके बराबर है, BD अपॉन QM के बराबर है। तो अब आ जाओ यहां पे, आपके पास क्या दिया गया था कि AB अपॉन PQ वो किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है ना, और वो किसके बराबर है, AD अपॉन PQ के बराबर है। अच्छा अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाऊं तो मुझे एक चीज दिखती है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR वो किसके बराबर है, BD अपॉन AM के, BD अपॉन AM के, और AD अपॉन PQ जो है वो क्या रहेगा, एज इट। तो अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली साइड AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, ये तीनों की तीनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, इनका रेशो इक्वल है। अगर कभी ऐसा होता है तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, ट्राइंगल ABD जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन हो गया खत्म, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, बट हमें इन दोनों को थोड़ी ना सिमिलर प्रूफ करना, हमें तो बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना। तो अब आगे देखो, आगे क्या होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल, एंगल B और ये वाला एंगल, एंगल Q, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के। क्यों, सिमिलर पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आ जाओ वापस से बड़े वाले ट्राइंगल पे, ये ट्राइंगल A, ये ट्राइंगल B, मतलब एंगल ABC, और ये क्या है, ट्राइंगल PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है और आपको ये चीज गिवन है कि AB अपॉन PQ वो किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में, ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी अभी प्रूफ किया है इक्वल, यानी कि एंगल B बराबर किसके है, एंगल Q के, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो आप लिख दोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू द ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इफ A एंड B आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग टू लाइंस, 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक है A और एक है B। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 10, -6 और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं K, 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट है जो कि क्या है, मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीचों बीच एक मिड पॉइंट है A, B, ठीक है।
तो ये मिड पॉइंट है और आपको एक इक्वेशन भी दे रखी है, आपको ये बोला गया है क्या कि k की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे बेटा, आपको रेशो नहीं पता। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1:1। तो अगर मैं मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकालूं तो x1 प्लस x2, फॉर्मूला पता होगा आपको, है ना। सो 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 को अगर मैं इधर भेज दूं तो 2a इक्वल्स टू 10 प्लस k हो जाएगा, ठीक है। ये तो x वाले कोऑर्डिनेट के लिए। y वाले कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 प्लस 4 यानी कि -2/2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब अगर आपके पास b की वैल्यू -1 है और एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है कि a माइनस 2b इक्वल्स टू 18, तो a माइनस 2b, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 प्लस 2b को अगर मैं उधर भेज दूं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2, और 18 माइनस 2 कितना हो जाता है, 16। a की वैल्यू अगर 16 है तो यहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं 10 प्लस k। अब 16 इंटू 2 32, 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। तो बस k की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद डिस्टेंस भी निकालना है आपको, ए बी डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, है ना। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10, -6, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, k, यानी कि 22, 4। तो अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √ x2 माइनस x1, यानी कि 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस -6 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 माइनस 10 यानी कि 12 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 4, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 100, यानी कि 244 √ और 244 को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 2 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 61 आएगा। 61 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 22 इंटू 61, 2 का पेयर बन गया, 2 को बाहर निकाल लो, √61, इतना। ये आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -5, -4, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 3। अब इस लाइन को ना एक पॉइंट है यहां कहीं पे भी हो सकता है, जो इसको k/1 या λ/1 में डिवाइड कर रहा है। k/1 इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि k यहां पे इंक्लूडेड है पहले से। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, -3, k। आपको एक तो रेशो निकालना है और एक k की वैल्यू निकालनी है। कभी भी रेशो निकालना हो तो इसको λ/1 ले लो या k/1 भी ले सकते हो, बट यहां पे k/1 नहीं ले सकते। अब आपको पता है जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकाला जाता है, x वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, इस वाले रेशो को इधर मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, -5 इंटू 1 -5, और दोनों रेशोज को ऐड कर दो, λ+1। अब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं इस पूरे को, सो -3 इंटू λ+1 इक्वल्स टू -2 लैम्डा -5, -3 लैम्डा -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू -2 लैम्डा -5। अब -3 लैम्डा को इधर भेज दो, -5 को इधर भेज दो, -3 + 5 इक्वल्स टू -2 लैम्डा +3 लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो आपके पास रेशो कितना हो जाएगा बेटा, जो भी लैम्डा की वैल्यू होती है वही आपका रेशो है, 2:1 हो जाएगा।
रेशो क्या हो गया आपके पास 2:1। अब अगर रेशो 2:1 है तो आप k की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हो। k की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, y वाला कोऑर्डिनेट है k, तो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, y वाले कोऑर्डिनेट से 2 × 3, 1 को किससे, y वाले कोऑर्डिनेट से 1 × -4 कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, सो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 3, 6 - 4 कितना है 2, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ठीक है, तो गला सूख रहा है। जरूरी नहीं है बिल्कुल डिट्टो एज इट इज यही क्वेश्चन आए, बट इसके जैसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये रखना कि मतलब कॉन्सेप्ट्स तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद आप लोगों को आते होंगे, पूरे साल भर आपने पढ़ाई की है तो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को शायद आते होंगे। आप बस अपना फोकस करना इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, और जो चैप्टर मुश्किल लगता है उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी प्रायोरिटी हमारी ये नहीं है कि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें पास होना है एटलीस्ट। क्योंकि कंपार्टमेंट आई है तो मैं समझ सकता हूँ आप मैथ्स में थोड़े से वीक हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अपनी प्रायोरिटी बस ये है कि हमें पास होना है मैथ्स में जैसे तैसे करके। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के इक्वल है, सो साइन थीटा कॉस थीटा को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। कॉस थीटा को अगर मैं इधर ले आऊं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 0 नहीं, ये इंटू 1 है। ठीक है, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टैन थीटा होता है। और टैन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तभी तो 1 होता है ना। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो आ जाओ इस पे, सो साइन की पावर 4 थीटा यानी कि 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 थीटा यानी कि 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, सो 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी पावर भी कितनी 4। 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, √2 की पावर 4 करोगे तो 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे सेम है 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/4। 2/4 कितना होता है 1/2, तो इसका फाइनल आंसर आ गया आपके पास कितना 1/2। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आपके पास है बेटा x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब मिलेगा, जब मैं यहां पे इसको क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब आ जाओ, तो a क्या है मेरे पास, ये a² पूरा का पूरा प्लस b², b क्या है y, ये पूरा का पूरा, a² प्लस b² प्लस 2 × x/a साइन थीटा इंटू y/b कॉस थीटा, है ना। और ये किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, उसी तरीके से ये दूसरी थी आपके पास, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो अगर मैं दूसरा जो आपके पास है x/a कॉस थीटा माइनस x/a साइन थीटा, सॉरी x/a साइन थीटा माइनस y/b, ओहो यहाँ पे कॉस थीटा आना चाहिए था ना, कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी ये आगे सेम रहेगा आंसर, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, y/b कॉस थीटा, है ना, ये है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x² साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर हो रहा है भैया प्लस y²/b² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 × x/a साइन थीटा इंटू y/b
कॉस थीटा बराबर किसके 1 के। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दूं तो देखो क्या होगा आपके पास। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव है और दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पे देखो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, दोनों में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है जी, यहां पे दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 ये भी 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा इक्वल्स टू 2। यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना, यही तो आपको प्रूफ करना था। चलो आगे बढ़ते हैं अपना सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, द टॉप्स ऑफ 2 टावर ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। देखो 2 टावर हैं, एक की हाइट है x और एक की हाइट क्या है y। ठीक है, ये किसी लेवल ग्राउंड पे दोनों के दोनों टावर खड़े हैं। अब इनके सेंटर से, यहाँ के सेंटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों के दोनों टावर्स का, एक का बना है 30 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री। ठीक है, सेंटर का मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। तो अब आपको क्या करना है, हमेशा आपके पास जनरली 2 ट्राइंगल्स बनते हैं इसमें, तो बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स में देखो। यहां पे अगर मैं tan 30 डिग्री लगाऊं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है a है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन a। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू √3। ठीक है, यहां पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो tan 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि y अपॉन a, है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 y अपॉन a को इधर भेजोगे तो a इंटू √3, ये क्या है, y की वैल्यू। अब आपको x रेशो y निकालना था, x रेशो y कैसे निकालोगे, ये x अपॉन y, x की जगह पे मैंने कितना लगा, ओहो x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, एक काम करो सिर्फ a को इधर भेज दो, सो a अपॉन √3 हो जाएगा, ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या है, a अपॉन √3 डिवाइडेड बाई y की जगह पे क्या है, a मल्टीप्लाई √3। अब ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3a, a से a कैंसिल, तो रेशो कितना आ गया आपके पास 1/3 x अपॉन y का रेशो। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, एक टावर है, मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के फुट से वो कितना है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और बिल्डिंग की हाइट आपको नहीं दे रखी, और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री का। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, टावर कितना है, 30 मीटर का है, ये वाला मैंने टावर अज्यूम किया था। ठीक है, तो आपको उसकी हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। क्या करेंगे, ए बी सी, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में देखो, ट्राइंगल एबीसी में अगर समझ नहीं आ रहा है तो बेटा बाहर निकाल लो उसको, उस ट्राइंगल को क्या करो, बाहर निकाल लो। ये ए था, ये बी था और ये सी था। ये एंगल 45 डिग्री है, ये कितना है आपके पास 30 है, और ये हमें नहीं पता। तो आपको पता है tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 है, BC मुझे पता नहीं है तो BC की जगह पे BC लिख दो। tan 45 1 होता है इक्वल्स टू 30 अपॉन BC, तो BC को इधर शिफ्ट कर देंगे तो BC की वैल्यू कितनी हो जाती है 30। तो यानी कि ये BC कितना आ गया है आपके पास 30 मीटर, ये भी कितना है 30 मीटर। अब इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूं, तो DBC अपना इस वाले ट्राइंगल में देख लो, ये D है, ये B है,
और ये C है, ये कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, आ जाओ। तो अगर अब मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, तो tan 30 डिग्री लगा लो। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, अच्छा ये कितना है, ये 30 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि dB अपॉन बेस, बेस कितना है 30, tan 30 डिग्री इज व्हाट 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू dB अपॉन 30। इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 30 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू dB। और कभी भी अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आता है तो आपको उसको हमेशा रेशनलाइज करना पड़ता है, रूट 3 अपॉन रूट 3। तो ये हो जाएगा कितना बेटा 30 इंटू रूट 3, 30 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 10 इंटू रूट 3, ये ठीक है। हाइट उसकी ऐसे निकाल लोगे। चलो एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, a man observes two cars on the opposite sides of the tower with an angle of depression 30 degree and 45 degree respectively। कह रहा है कि ये एक टावर है, इस टावर से एक आदमी है, दोनों ओपोजिट साइड पे ए बी, ये एक टावर है, 100 मीटर का ये टावर है, एक कार यहां पे है, एक कार यहां पे है, एक कार पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एक कार पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और कुछ बोला है, और कुछ नहीं बोला है। आपको दोनों कार के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। tan 45 डिग्री अगर आप लगाओगे तो इसको मैं a मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को b मान लेता हूं। tan 45 डिग्री क्या होगा 100 अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू 1, 100 अपॉन a को इधर शिफ्ट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो ये कितना है 100 मीटर। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 100 है, बेस है अपने पास b, तो tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 100 अपॉन b। अब b को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 3 इंटू 100। उसने बोला है क्या रूट 3 की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट करनी है 1.73 इंटू 100। सो 1.73 इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 173 मीटर हो जाएगा, 173 मीटर हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 273 मीटर्स। ठीक है, यही तो निकालना था दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ऐसा एक दे रखा है। ठीक है, आपको ये कॉर्ड ए बी निकालना है। तो आपको पता है ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल मैंने मान लिया है x, तो x प्लस 135 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल है तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री इनका सम। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा आपके पास आई गेस 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री का। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड बराबर है तो उनके ओपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। 9th ग्रेड में हमने थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल मेरे पास निकल कर आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है मेरे पास 90 डिग्री। अब ये मेरे पास क्या है बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल, ये 4 है, ये 4 है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी √32, और √32 कब अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 4√2, यानी कि ये जो कॉर्ड ए बी है ये कितना हो जाएगा 4√2। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। कह रहा है कि ये जो दोनों कॉर्ड है ना, जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मतलब ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना, ये जो कॉर्ड है टेंजेंट्स पे इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब ये वाला एंगल मान लो ये एंगल 3 है, ये वाला एंगल, ये एंगल 4 है,
ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो आपको एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया P। तो आपको पता है पीएम और पीएन दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं, तो पीएम और पीएन क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, अब अगर दोनों के दोनों ये साइड बराबर हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में बराबर होंगे, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। अब अगर दोनों जगह पे मैं 180 से माइनस कर दूं एंगल 1 को, तो यहां पे भी मुझे 180 से माइनस करना पड़ेगा एंगल 2 को। अब 180 माइनस एंगल 1 क्या देगा आपके पास, एंगल 3 देगा, और 180 माइनस एंगल 2 क्या देगा आपके पास, एंगल 4 देगा। तो बस ऐसे आप लोग इसको प्रूफ कर दो, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा आपके पास, ठीक है। तो लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, ठीक है जी। चल, चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। कैलकुलेशन ज्यादा होंगी इन चैप्टर्स में, तो ध्यान से देखना। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक सेक्टर है, उसके अंदर एक सेक्टर है, ये मैंने थीटा मान लिया, ये मेरा आर है, ये मेरा आर है। इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 16.4 दे रखा है, रेडियस आपके पास 5.2 दे रखा है। तो पेरीमीटर जो होता है सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो क्या होता है बेटा, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360, ओ सॉरी प्लस 2r भी होता है, ये पेरीमीटर होता है, थीटा अपॉन 180, ये हो जाएगा आपके पास कितना, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर प्लस 2r, और ये किसके बराबर दे रखा है, 16.4 के इक्वल दे रखा है। अब अगर मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, थीटा को मैंने एज इट इज रख दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है, पाई मैं सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, आर मैं सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं सब्सटीट्यूट जरूर करूंगा। आर की वैल्यू 55.2, वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 16.4 के। अब अगर मैं इसको आगे कैलकुलेट करूं, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 10.4 बराबर किसके, 16.4 के। 10.4 को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर बराबर किसके, 16.4 माइनस 10.4, ठीक है। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर इक्वल्स टू 6। ये यहां से मुझे, मतलब मैं यहां पे पाई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इंटू आर, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अपने पास यहां पे एक इक्वेशन बनी थी, अगर मैं इस 180 को इधर शिफ्ट कर दूं, थीटा इंटू पाई आर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 180 है ना। तो थीटा इंटू पाई आर की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 180। तो यहां पे देखो थीटा इंटू पाई आर की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 360। अब मैं आर की वैल्यू 5.2 यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, इसको कैंसिल करोगे 2 होगा, इसको कैंसिल करोगे 3 होगा, तो 3 इंटू 5.2 कितना हो जाएगा, 15.6। कैलकुलेशन इजी करने का भी एक टेक्निक होता है, ऐसे कैलकुलेशन इजी की जाती है, ठीक है। मैं गिर जाता अभी, ठीक है जी। ऐसे आप लोग कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन दी फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ये आपके पास ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे दी गई है कितनी, 14, मतलब सारी साइड 14 है। अब आपको बोला गया है कि शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और सेमी सर्कल कुछ कुछ निकाला गया। तो शेडेड रीजन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो शेडेड रीजन है बेटा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आपके पास क्या है, शेडेड रीजन है।
अब अगर ये आपके पास शेडेड रीजन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैसे करोगे, सबसे पहले आप अपने इस फिगर को ब्रेक कर दो। आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं से इतने पार्ट का एरिया निकाल दूं, यानी कि सिर्फ इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एरिया निकाल दूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो इन दोनों का भी एरिया होगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, एरिया स्क्वायर से ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं स्क्वायर से इन दोनों सेमी सर्कल्स को हटा दूं तो मेरे पास ये बचे हुए पार्ट्स का एरिया आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर का एरिया यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस दोनों सेमी सर्कल का एरिया, यानी कि कितना है सेमी सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 × 7, ठीक है। 14 का स्क्वायर करोगे 196, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 154 आएगा, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 42 आ जाएगा। यानी कि ये जो दोनों का इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड पार्ट मान लेता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये मेरे पास सेकंड पार्ट है, ये मेरे पास थर्ड पार्ट है और ये मेरे पास फोर्थ पार्ट है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का जो एरिया है वो कितना है 42। तो बेटा अगर फर्स्ट प्लस सेकंड का 42 है तो थर्ड प्लस फोर्थ का भी कितना होगा 42 होगा, अगर मैं इसी तरीके से निकालूं। और पूरे के पूरे शेडेड रीजन का एरिया अगर मैं निकालूं तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, लिखना ऐसे है, ठीक है। चलो नाउ एरियाज रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर मैं यहां से समझूं, आपके पास एक क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर कर्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट आउट। कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर उस क्यूब की साइड आपको दे दी गई है और उस क्यूब के अंदर से एक स्फीयर बाहर निकाल दिया गया है। तो क्यूब का जो, और आपको वॉल्यूम बताना है कितना बचेगा, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो भी साइड है उसकी पावर 3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो साइड कितनी है उस क्यूब की, वो कितनी है 7 की पावर 3 माइनस 4/3 पाई 22/7 बोला है। रेडियस कितना होगा बेटा, अगर ये पूरा का पूरा 7 है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितना होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल। ये क्या है आपके पास, अब देखो थोड़ा सा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये क्या है 7 की पावर 3 माइनस कितना बचा मेरे पास 7 × 7 यानी कि 7/2/3। तो देखो दोनों में से 7² आप कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी करना है। यहां पे क्या बचेगा 7, यहां पे क्या बचेगा 1/3। 7 × 3 कितना होता है बेटा 21 होता है। 7 × 3 21 -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना होगा 7 की पावर 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3। सो 7 की पावर 2 यानी कि 49 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0, 9 2 18 को 8, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, ठीक है। तो इतना आपके पास कुछ गड़बड़ है, इट शुड बी 490 10। कहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, 7 की पावर 3, कहीं पे कैलकुलेशन एरर है। अच्छा ये 11 नहीं मैंने लिया, 11 नहीं लिया, 11/3 11, तो ये कितना हो जाएगा 10/3। तो 10/3 यानी कि मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 490/3, ठीक है। ध्यान से कैलकुलेशन करना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा सा, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हाइट आपको दे दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका डायमीटर कितना दे दिया गया है आपके पास 7, रेडियस इज 3.5 यानी कि डायमीटर कितना है 7 है और रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे बेटा, जहां जहां पे आप पेंट कर सकते हो, इस सरफेस पे पेंट होगा। ये सरफेस क्या है 2πr h, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया।
इस सरफेस पे पेंट कर सकते हो, क्या है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πr²। इस सरफेस पे पेंट कर सकते हो यानी कि ये क्या है, 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जब आपको ऐसे कंबाइंड सॉलिड का निकालना होता है तो जहां जहां पे पेंट कर सकते हो यानी कि 2πrh उन सबको ऐड कर दो, प्लस 2πr² प्लस 2πr², ठीक है, सबको ऐड कर दो। उसके बाद 2πrh एज इट इज प्लस 2πr² प्लस 2πr² 4πr² हो जाएगा। 2πr कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा h प्लस यहां पे क्या बचेगा 2r। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना बेटा, या तो 3.5 लिख दो या 7/2 भी लिख सकते हो। h कितना है 10 और 2 इंटू r 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22, 10 प्लस 7 हो जाएगा आपके पास 17। सो 22 इंटू 17 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और आंसर है आपके पास 374, ठीक है। 22 इंटू 7 करोगे तो 374 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 अपने पास रह गया है, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं फिर सेशन खत्म हो जाएगा, मैं भी बहुत थक गया हूं। तो कह रहे हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इसका मॉड निकालना है। मॉड का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है ना, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक डेटा दे रखा है, इसको मैंने इस तरीके से यहां पे देख लिया। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका मॉडल क्लास निकालनी है। कौन सी क्लास निकालनी है, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है बेटा, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो आप देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी यहां पे। तो ये क्लास आपकी कौन सी हो गई, मॉडल क्लास हो गई। अब इसमें जो ये आगे वाली है ये होती है लोअर लिमिट, एल की वैल्यू कितनी हो गई 35। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है F1, इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी F2। बस सब कुछ निकाल लिया। और हाइट क्या है, हाइट इनका गैप है, h क्या है इनका गैप है। गैप कितना है, सब में 5-5 का गैप है। जब आपके पास ये सारी चीजें पता चल गई उसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, मॉड निकल जाएगा। कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं मैं, सब कुछ मैंने निकाल के दे दिया आपको, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो इसको, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। अगला प्रश्न, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, डेटा किधर है, डेटा शायद ये है। कह रहा है कि इसका डेटा का मीन आपको दे रखा है इतना और आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। चलो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मीन में क्या होता है, आपके पास ये चीजें दे रखी होंगी, ये और ये क्लास दे रखा होगा, मतलब ये दो चीजें दे रखी होंगी सिर्फ, ये क्लास इंटरवल और ये FI दे रखा होगा। तो सबसे पहले आप XI निकालोगे। XI क्या होता है, जो इनकी मिडल वैल्यू होती है। XI यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे सबका XI निकाल लो आप। XI निकालने के बाद आपको FI इंटू XI करना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई, वो उसका आंसर आ जाएगा। अब इन सबका सम, FI इंटू XI का सम वो ये है और FI का सम वो क्या है, ये है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई सम ऑफ FI। तो अब अगर ये इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं, 26 को इधर लेकर जाऊं तो ये मेरे पास P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई है ना, 26, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 40। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको 40 दे रखा है, क्वेश्चन मेरे को अधूरा लग रहा है ये, ठीक है। तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। अब अगर P प्लस Q की वैल्यू 14 है, मीडियन के फॉर्मूले में जब आप चीजों को सब्सटीट्यूट करोगे, XI FI को, सम ऑफ FI को जो कि 40 है, इन सबको जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास एक और इक्वेशन बनकर आएगी। अब ये दो इक्वेशन है, एक है P प्लस Q 14 और एक है आपके पास P प्लस 3Q बराबर 20 के। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो किसी भी मेथड से, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास P और Q की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलो, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। सो मॉड आपको दे रखा है, मीडियन आपको दे रखा है, आपको मीन निकालना है।
तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ये, यानी कि मीडियन, 3 मीडियन इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन। मॉड दे रखा था, मीडियन दे रखा था, मीन आपको निकालना था। इस फॉर्मूले में वैल्यू चिपकाओ, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी आप कर सकते हो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूँ मैं, बस आपको ये बताने आया हूँ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस को आपको फोकस करना है। ठीक है, चलो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अ बैग कंटेन्स 18 बॉल। कह रहे हैं कि एक बैग है, उसमें टोटल 18 रेड बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 18 बॉल, सॉरी ओनली 18 बॉल्स हैं। उसमें एक बैग है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 18 है, और उसमें एक्स क्या है? रेड बॉल है, रेड बॉल है। तो बाकी की बची हुई बॉल कितनी हो जाएंगी? 18 माइनस एक्स हो जाएंगी, है ना। अच्छा, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट अ रेड बॉल? तो रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड बॉल कितनी नहीं है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? x माइनस 18। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 18। तो ये रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी है। और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है x अपॉन 18। ठीक है, अब देखो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, अगर मैं 2 और बॉल ऐड कर दूं तो अब टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल हो गई है अपने पास 18 प्लस 2 यानी कि 20। ठीक है, और 2 कौन सी बॉल ऐड करी हैं? 2 रेड बॉल और ऐड करी हैं। तो अब रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? पहले x थी, तो अब कितनी हो गई है? x प्लस 2। तो अब जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 20। और ये किसके बराबर है? that will be the 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case। पहले वाले केस में जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी कितनी थी? x अपॉन 18, उसके 9/8 टाइम्स होगा, बस। ठीक है, सो इधर उधर भेज दो। ठीक है, 88 इंटू 2 16 होगा, 16 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू एक्स। तो 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, अब इस 5 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो इट विल बी 16 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 5x। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करोगे, 16 इंटू एक्स 16x प्लस 16 इंटू 2 32, 5 इंटू एक्स 5x। ठीक, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ 9/8 टाइम्स 2 8 2 ज़ा 16, कट करोगे 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 5x और ओके 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है। ना ओके, दिस इज 4 यार, दिस इज 4 नॉट 16, दिस इज 4। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू एक्स 4x और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा प्लस 8। सो 4x को इधर शिफ्ट कर दो, 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास? 8, और यही आपको निकालना था। ठीक है जी, तो x आपको निकालना था, x की वैल्यू आ गई है 8। बाकी ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट, है ना। और ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है, ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग यहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आपको, कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों के क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की, है ना। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक वेदांतु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फटाफट से उसको ज्वाइन करो। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि कैसा था सेशन, है ना। और आई होप ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिट्टो ऐसे आएंगे, बट इसके जैसे आने के चांसेस है, तो आप बस इसके जैसे, इसके मिलते जुलते क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।